हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और दोस्तों आज मैं ऐसे एक आदमी के बारे में बात करने वाली हूं जिसके लिए अपुनिज भगवान है। ये डायलॉग सही साबित होता है। हायर पावर ये 2018 की साईफाई रिलीज मूवी है जहां एक साइंटिस्ट एवरेज इंसान को कैसे शक्तियां देके भगवान बनाता है, इसकी ये मिस्ट्री है। इस मूवी की डायरेक्शन मैथ्यू सैंट्रो ने की है। एक स्मॉल बजट फिल्म होने के बावजूद इस मूवी के VFX किसी बिग बजट मूवी से कम नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग में दोस्तों हम कंट्रोल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। दोस्तों इस साइंटिस्ट का ये अजीब नाम इसके आविष्कार के कारण पड़ा था। इसके आविष्कार के बारे में हमें जल्द ही आगे पता चलता है। कंट्रोल को उसके कंप्यूटर पैनल पे एक इनक्रिप्टेड ऑडियो मैसेज रिसीव होता है और इमीडिएटली स्क्रीन पे एक बाइनरी फेस आ जाता है जो कंट्रोल को कहता है कि तुम्हारा आविष्कार जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है उसे एक्टिवेट करने का वक्त आया है। कंट्रोल प्रोजेक्ट एक्टिवेट करने का कारण पूछता है तो बाइनरी फेस कहता है कि अभी जल्द ही दुनिया की तबाही होने वाली है। आगे वो बाइनरी फेस कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का कैंडिडेट ढूंढना है और कंट्रोल अपना एक प्रोग्राम शुरू करता है जहाँ पे दुनिया के सारे लोगों को वो साइकोलॉजिकली स्कैन करता है जिसमें से उसे डिस्ट्रक्टिव स्वभाव के 900 कैंडिडेट मिलते हैं और फिर उनके DNA स्कैन किए जाते हैं। इसी समय दूसरी जगह पे हम देखते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल को, जिसने हाल ही में इन द एंड देयर वाज अ लाइट नाम की एक किताब पब्लिश की थी और उसी के बारे में उसका इंटरव्यू चल रहा था। इस किताब का विषय था कि अपने गैलेक्सी में सूर्य के अलावा एक और बहुत बड़ा स्टार है जिसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इस स्टार के हाई मास वॉल्यूम के कारण इसकी पूरी ग्रेविटी स्टार के मेन कोर में ब्लैक होल में बदल जाती है, लेकिन इस ग्रेविटी का मास उस ब्लैक होल के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। ब्लैक होल इस पूरे एनर्जी को खुद में कंज्यूम नहीं कर सकता और इसी का परिणाम ये होता है सारी एनर्जी यूनिवर्स में ब्लास्ट होगी तीव्र रेडिएशन के द्वारा और इन रेडिएशन को GRB यानी गैमा रे बर्स्ट कहा जाता है। GRB धरती से टकराने वाले हैं और यही हम इंसानों का आखिरी पल होगा। तो होस्ट उसे पूछते है कि क्या सच में अपने यूनिवर्स में कोई ऐसा टूटता हुआ तारा है? तो माइकल हंस के कहता है हाँ, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी ये सब कुछ हो रहा है। अब दोस्तों ये गैमा रे बर्स्ट का कहानी से क्या संबंध है ये हमें जल्दी पता लगेगा। यहाँ पे कंट्रोल को पूरी स्कैनिंग में एक ही सही कैंडिडेट मिलता है, जो स्टेडमैन। तो कंट्रोल गवर्नमेंट के कैमरा सिस्टम हैक करके जो पे नजर रखने लगता है। इतना ही नहीं, अपने लोगों को उसके आसपास डिप्लॉय करता है उस पे नजर रखने के लिए। यहाँ पे जो का अतीत हम देखते हैं। एक वक्त में उसकी हैप्पी फैमिली थी, उसकी पत्नी और 2 बेटियां जोई और रिया नाम की। लेकिन पत्नी को कैंसर होने के कारण वो गुजर जाती है और जो टूट पड़ता है। तभी उसकी बेटियां टीनेजर थी। अपने बेटियों को संभालने के बजाय वो उन्हें छोड़ के शराब के नशे में डूब जाता है। जोई और रिया इन दोनों को भी उसकी ज्यादा जरूरत, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वार्थी बनता है और उन दोनों को भी अपने रास्ते छोड़ के चला जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि रिया जो अपने पिता से क्लोज थी वो डिप्रेस हो जाती है और एक बुरी संगत के कारण नशे की लत लगती है। वो जोई के साथ भी कांटेक्ट में नहीं थी। तो दूसरी जगह पे जोई अपना नर्सिंग का करियर परस्यू कर रही थी। अब बात है आज के समय की, जहाँ पे जो अक्सर साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेता था ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके और अपने बेटियों के साथ सुलह करके वापस एक हैप्पी फैमिली बनाए। लेकिन जोई को अपने पिता से कोई रिलेशन नहीं रखना था, तो रिया का कोई अता पता नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा नशे में रहती। यहाँ पे जोई माइकल जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट था उसके साथ रिलेशन में थी। एक दिन वे दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और मेकआउट के दरमियान मेडिकल की कुछ किताबें गिर जाती है। माइकल वो किताब उठाता है तो जोई उसे कहती कि एक लाइन पे तुम हाथ रखना, तुम्हारा नसीब क्या है ये हम देखते हैं। तो वो लाइंस पढ़ता है जिसका अर्थ ऐसा होता है कि अपने शरीर में वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड के दौरान हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल खुद का बलिदान देके वायरस इन्फेक्शन को मार डालते हैं, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम के वो सेल खुद भी मारे जाते हैं। इसी कारण से हम इंसान आज जिंदा बचे हैं। सैक्रिफाइस के इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में अपोप्टोसिस कहते हैं। दोस्तों ये लाइन सुनने में तो काफी साधारण लग रही है, लेकिन हमारे मूवी के प्लॉट से ये लाइन काफी जुड़ी हुई है, जो कि हमें मूवी के आखिरी में पता लगता है। ये दोनों फिर लाइब्रेरी से निकलते हैं एंड वहाँ पे जो हिम्मत करके जोई से मिलता है, लेकिन उसे जो से बात नहीं करनी थी। तो जो एक छोटा सा गिफ्ट उसके पर्स में डालता है। ये देख के माइकल और जो की हाथापाई होती है, जिसमें जो खुद माइकल को पंच मारता है और माइकल ब्लीड करने लगता है। इस पूरे कारनामे के कारण जोई वापस गुस्सा हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे जो वापस डिप्रेस होता है कि वो अपने फैमिली को टुगेदर नहीं ला सकता और रिग्रेट करने लगता है और पास्ट में बार बार उसे अपनी वाइफ याद आती है। रात के समय में वो शराब के नशे में डूबता, तभी कंट्रोल के कुछ आदमी आके उसे बेहोश करके किडनैप करते हैं। जो को कंट्रोल के लैब में लाया जाता है और उसके ऑप्टिक नर्व में एक डिवाइस प्लेस किया जाता है। डिवाइस के कारण अब जो कुछ भी कर रहा है वो कंट्रोल खुद देख और सुन सकता है। इतना ही नहीं, अगर कंट्रोल को कुछ स्पेसिफिक चीज जो को दिखानी या सुनानी हो तो कंट्रोल जस्ट उस डिवाइस में वो डेटा फीड करता और जो को वो सारी चीजें आंखों के सामने दिखाई देती थी। यानी बेसिकली अब जो पूरी तरीके से कंट्रोल के नियंत्रण में आ गया था। जो एक अनजान लोकेशन पे उठता है, उसका दिमाग फटा जा
रहा था, कंट्रोल उस डिवाइस के थ्रू उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी जब गुजर गई थी तब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं क्या करूँ आगे, मुझे राह दिला दो। लेकिन आज मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा ताकि तुम अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो। वहाँ पे उसे एक ब्रीफकेस मिलती है जिसमें गन थी। तभी वहाँ पे मिस सैबी नाम की एक औरत आती है जो की मदद करने के लिए। तो कंट्रोल जो को कहता है कि इस औरत को शूट कर दो। जो बेचारा डर जाता है, कहता है मैं इसे शूट नहीं करने वाला हूँ, किसी की भी जान में नहीं ले सकता। लेकिन कंट्रोल तभी उसे क्लिप दिखाता है कि उसने रिया के पीछे 2 आदमी लगाए हैं। अगर इसने मिस सैबी को शूट नहीं किया तो कंट्रोल के आदमी रिया को शूट कर देंगे। ये देखने के बाद वो डर जाता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए मिस सैबी को शूट करता है। लेकिन उस बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। ये दरअसल जो की एक ट्रायल थी, यानी टेस्ट, ये देखने के लिए कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। फिर साबी जो को बेहोश कर देती है और उसे दूसरे लोकेशन पे लाया जाता है। मिस साबी भी कंट्रोल के लिए ही काम कर रही थी। तभी हम यूनिवर्स में देखते हैं दोस्तों, वो जो स्टार पूरी तरीके से टूट के CRB जो रहते हैं किरणें यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे थे। जो कि ट्रायल 2 नाम की दूसरी टेस्ट शुरू हो जाती है, कंफर्मेशन। जो को एक पेटी में बंद किया जाता है उसके फोन के साथ। तो वो इमीडिएटली 911 को कॉल करता है। जो ऑपरेटर फोन उठाती है वो भी कंट्रोल से मिली हुई थी और वो जो को कहती है कि अगर तुमने वापस अथॉरिटी को कांटेक्ट किया तो तुम्हारी बेटियां मारी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे हमें कंट्रोल के बारे में पता लगता है कि ये कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था। इसके पास काफी हाईटेक कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, 911, ये ऐसे कई हद तक बड़े बड़े लोग मिले हुए थे, क्योंकि इनके अलावा ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। जो रो के हाँ कहता है कि वो अथॉरिटी को कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर उसे उस पेटी से निकाला जाता है। सामने ही उसकी कार थी जिसमें उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक टैबलेट था और रेडलॉक जो कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स मार्ग्रे की इमेज उस पे आती है। चार्ल्स मार्ग्रे ने US गवर्नमेंट के साथ मिलके मुजाहिदीन इस ग्रुप को सपोर्ट किया था कुछ सालों पहले, ताकि अफगानिस्तान में जो सोवियत की आर्मी है उसे मार सके। लेकिन मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के कारण ही आज इतने सालों के बाद मुजाहिदीन एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बन गया था जो US पे भी अभी भारी पड़ रहा था। इसी बात से कंट्रोल को काफी गुस्सा था। वो जो को इसके घर में जाने के लिए कहता है तो जो वहाँ पे चला जाता है और मास्क पहन के उसके घर में ब्रेक इन करता है और उसे सीधा चार्ल्स को उठाने के लिए कहता है। और कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चार्ल्स को बंदूक के नोक पे पकड़ के उसे उसका एक सीक्रेट लैपटॉप लाने के लिए कहता है। चार्ल्स उसके लैपटॉप को ऑथराइज करता है और कंट्रोल जो को अपने फिंगर स्कैनिंग डिवाइस पे रखने के लिए कहता है। जैसे ही जो उस डिवाइस पे अपने फिंगर रखता है हम उसके DNA का डिजाइन देखते हैं स्क्रीन पर और हमें मैसेज आता है कि DNA मैच। ये देखने के बाद मिस सैबी भी खुद चौंक जाती है। वो ये सारी DNA मैच की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डिवाइस के जरिए कंट्रोल को सेंड करती है। यहाँ पे चार्ल्स भी जब DNA मैच ये कंप्यूटर पे देखता है तब वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये बात समझ जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। जो चार्ल्स को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है एंड कहता है कि एक आदमी मुझे कंट्रोल कर रहा है। चार्ल्स उसके आंखों में देखता है और उसे वही ऑप्टिकल डिवाइस दिखाई देता है और चार्ल्स कंट्रोल को लिटरली गालियां देने लगता है कि तुम्हें बताया था कि ये प्रोग्राम बहुत ही डेंजरस है, हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और हम सब साइंटिस्ट ने मिलकर तुम्हारा प्रोग्राम बैन किया था, लेकिन आज तुम वापस उसे एक्टिवेट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्लॉट का खुलासा होता है। जो स्टार्टिंग में हमने माइकल के बुक के द्वारा GRB रेस के बारे में सुना था वो दरअसल एक सच बात थी। एक टूटते हुए तारे के कारण इतनी ज्यादा एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल रही थी जो इस पूरे पृथ्वी को तबाह कर सकती थी। ये बात कंट्रोल नाम के साइंटिस्ट को पता लग गया था और उसने एक DNA स्कैनिंग का प्रोग्राम बनाया था। वो ऐसे एक DNA के तलाश में था जो काफी पावरफुल हो, लेकिन गवर्नमेंट इस पूरे प्लान को बैन कर देती है। अब गवर्नमेंट इस प्लान को बैन क्यों करती है, ऐसा क्या खतरा है, ये मूवी में हमें थोड़ी देर में ही पता लगता है। यहाँ पे चार्ल्स जो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मिस सैबी एक ड्रोन के थ्रू चार्ल्स को वहीं पे मार देती है और जो को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके थ्रू दोस्तों ये तो हमें पता चल गया था कि कंट्रोल का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही खतरनाक था। आगे फिर कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो चार्ल्स का थंब निकालता है और एक बैग में लेके उसके वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेडलॉक फैसिलिटी में आ जाता है। यहाँ पे जो को कंट्रोल केमिकल मास्क पहनने के लिए कहता है जो कि उसके बैग में ही था। वो अंदर जाने के बाद वो मास्क पहनता है और दोस्तों तभी दूसरी जगह पे सैबी मिलिट्री की ड्रोन जो रहते हैं उसके थ्रू AC वेंट में B19 नाम का जहरीला गैस फैला देती है। ये गैस खुद रेडलॉक कंपनी ने ही मैन्युफैक्चरिंग किया था। अब AC वेंट के थ्रू दोस्तों ये पूरा गैस हर जगह स्प्रे हो जाता है, जिसके कारण इस फैसिलिटी में जितने भी लोग थे वो एक एक करके तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये देख के जो के होश उड़ जाते हैं। वो कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, प्लीज ये सब कुछ जो कर रहे हो इधर ही रोको। लेकिन कंट्रोल उसे समझाता है कि हमें एक बड़ा कॉज देखना चाहिए एंड अगर बड़े कॉज के लिए कुछ लोगों की जान जाती है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब जो मान
मानता नहीं है तब वो उसे वापस ब्लैकमेल करने लगता है और एक इमेज दिखाता है जहाँ पे अभी भी जोई और रिया के पीछे उसके लोग थे और उन्हें कभी भी बंदूक के नोक पे मार सकते थे। उसे 4 मिनट दिए जाते हैं इस फैसिलिटी के मेन कोर में जाने के लिए। उसे खुद पता नहीं था कि ये कोर कहाँ पे है, कैसे जाते हैं, तो कंट्रोल उसे डायरेक्शन देता है। वहाँ पे वो मेन फैसिलिटी में इनकी जो कोर मशीन थी वहाँ पे आता है। कोर मशीन के एक्सेस के लिए चार्ल्स का जो थंब था वो यूज करता है और उससे उन्हें मिस सैबी और कंट्रोल को पूरे लैब की सारी चीजों का एक्सेस मिल जाता है। मिस सैबी दूसरी जगह से कोर के जितने भी जनरेटर थे उसे चालू करती है। दोस्तों यहाँ पे एटम कोलाइडर मशीन थी। कंट्रोल जो को वापस ब्लैकमेल करने लगता है और उसे मशीन के अंदर जाने के लिए कहता है। जो बेचारा डरता हुआ उस मशीन के अंदर जाता है लेकिन ये मशीन बाहर से लॉक हो जाती है। जो बेचारा भीख मांगने लगता है कि मुझे इस मशीन से प्लीज बाहर निकालो, लेकिन कंट्रोल कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और मशीन को ऑन कर देता है। और दोस्तों धीरे धीरे ये मशीन चार्ज होने के बाद जब थ्रेशोल्ड पे जाती है तब ये कोर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगता है। जो का शरीर इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक्सपोज हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें रिवील होता है कि कंट्रोल ने आखिरकार जो को क्यों चुना था इस प्रोग्राम के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। कोई भी इंसान इनके संपर्क में आने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। तो वो एक ऐसे सुपर ह्यूमन की तलाश में था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संपर्क में आने के बावजूद मर नहीं सकता और उसे पूरे दुनिया में एक ही इंसान का डीएनए मिलता है, वो था जो। क्योंकि जो का ऐसा सुपर ह्यूमन डीएनए था जो इस सदमे को सह सकता था। यहाँ पे जो को एटम कोलाइडर मशीन में तब तक रखा जाता है जब तक ये सारे जितने वेव्स है वो जो के डीएनए में पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाते और वो उसका पूरा शरीर जो है दोस्तों वो पूरा इन वेव्स को कंज्यूम कर लेता है, पूरी पावर अपने शरीर में समा लेता है और आखिरी में बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ ये फैसिलिटी पूरी टूट जाती है। शहर में इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि सब लोग डर जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो दोस्तों ये कारण था जिसके वजह से कंट्रोल और उसकी टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जीआरबी रेस पृथ्वी को नष्ट करने वाली है तब वो ये प्रपोज करता है कि हम ऐसा सुपर डीएनए वाला इंसान ढूंढेंगे और उस इंसान को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंज्यूम कराएंगे जिससे वो इंसान तो बच जाएगा और उसमें काफी ज्यादा सुपर पावर आएगी और उस सुपर पावर का इस्तेमाल करके हम जो ये कॉस्मिक रेज आ रहे हैं उससे बच पाएंगे। एटम कोलाइडर में एक आदमी को डालना और उसका परिणाम टेस्ट करना ये खतरे से खाली नहीं है। कई सारे शहर और पूरी जगह इस ऑपरेशन के टेस्टिंग में तबाह हो सकती है। पता नहीं किस तरीके का विस्फोट होगा या क्या उसके परिणाम होंगे, इसलिए गवर्नमेंट इसके प्रोग्राम को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर वो बाइनरी फेस कंट्रोल को कांटेक्ट करता है और इसी के कारण ये दोनों आगे ये प्रोग्राम बनाते हैं। और दोस्तों ये ही कंट्रोल का आविष्कार था कि किसी इंसान को कंट्रोल करके उससे ये काम कराना, इसीलिए उसे कंट्रोल ये नाम दिया गया था क्योंकि वो एक पागल साइंटिस्ट था। अब यहाँ पे विस्फोट के कारण कई सारे पुलिस, गवर्नमेंट के लोग और न्यूज वाले वहाँ पे आ जाते हैं एंड पूरी ब्रॉडकास्ट होती है कि रेडलॉक फैसिलिटी में ऐसा ऐसा विस्फोट हुआ है। जोई और माइकल जब ये टीवी पे देखते हैं तब बेचारी जोई टूट पड़ती है। वो ठीक से उनसे बात नहीं कर पाई, वो बेचारी रोने लगती है और उसकी बचपन की यादें उसके सामने आती है। यहाँ पे जो काफी अजीब हालत में अपने ही घर में उठता है लेकिन वो जगह भी उसे याद नहीं थी। दोस्तों सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर थी वो अभी उसके शरीर में समा गई थी, उसके हर एक डीएनए में वो सारी पावर चली गई थी। इसी के कारण वो सारे रेस शरीर से बाहर आ रहे थे। यहाँ पे कंट्रोल उसे जीआरबी और कॉस्मिक पावर के बारे में बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे साथ वो चीज की है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें एक बड़े पर्पस के लिए चूज किया है, तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है। और वो रिया का जो बॉयफ्रेंड रहता है निको सोला, उसकी इमेज उसके सामने रखता है, कहता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी बेटी का गलत फायदा उठाया है, जाओ और इस आदमी को कन्फ्रंट करो। उसे उसकी लोकेशन मिलती है एंड वो उस जगह पे जा पहुंचता है। ये जगह काफी अजीब थी, वहाँ पे सेक्स डंजन जैसे काफी सारी चीजें रखी हुई थी, लड़कियां थी और पूरा अंधेरा था। जब निको सामने आता है तब वो जो को गुमराह करके उसे मारता है और बेहोश करके उसे एक जगह पे बांध के रखता है। जब उसे पता चलता है कि ये रिया के पिता है तो जानबूझ के उसे रिया की इसने एक सेक्स टेप बनाई थी वो जो को दिखाने लगता है, जिससे जो बहुत ही भड़क उठता है। यहाँ पे स्ट्रेस, गुस्सा और भड़कना, इन चीजों के कारण जो के अंदर की जो भी पावर थी, शक्तियाँ थी, वो बाहर आने लगती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है और टेप देखने के बाद तो दोस्तों वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट जाती है, जो हवा में उड़ने लगता है और सारी एनर्जी वापस कंज्यूम करके वो उसी जगह आ जाता है जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था। निको ये मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। बाकी जो भी लड़कियां थी उन्हें बचाने के बाद उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे फ्रैंकली जो एक सुपर हीरो बन गया था, उसके पास सुपर पावर थी और उसे गाड़ी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको
खुद को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो बेचारा मामूली इंसान है ये समझ के गाड़ी से उसका पीछा करता है। लेकिन अभी कंट्रोल गुस्सा होता है कि ये अभी भी अपने पावर्स को समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो सेक्स टेप का एक क्लिप वापस जो के दिमाग में डालता है, जिससे जो इतना गुस्सा हो जाता है, जिससे वो कार में से ही इतनी पावर निकालता है कि वो सामने जो निको की कार रहती है उसमें वो पावर चली जाती है और निको मर जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और कंट्रोल के प्लान के अनुसार ही वो कहता है कि तुम अभी खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस जो को पकड़ती है एंड उसका इंट्रोगेशन करने लगती है और दोनों ब्लास्ट के दरमियान तुम वहाँ पे थे, तुम कौन हो, तुम टेररिस्ट हो। कंट्रोल जो के थ्रू बात करता है, उन्हें कहता है मैंने शिपिंग यार्ड में एक बॉम्ब लगा के रखा है। ये बात सुन के पुलिस बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है एंड वे लोग उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पे वापस कंट्रोल अपना रियल प्लान बताता है। वो कहता है कि पुलिस के पहले तुम्हें उस बॉम्ब को ढूंढ के डिफ्यूज करना है, अगर तुम डिफ्यूज नहीं करोगे तो इस शहर के 20,000 लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पे जो वापस अपनी शक्तियों का यूज करके खुद को छुड़ाने के चक्कर में पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग है वही तोड़ देता है। एक दो पुलिस बेचारे ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं और वो एक कार लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे न्यूज ब्रॉडकास्ट भी आ जाती है कि शहर में तीसरा ब्लास्ट हुआ है पुलिस स्टेशन में और जो नाम का जो सस्पेक्ट था वो पुलिस की ही कार लेके भाग गया है। ये देख के जोई और माइकल दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब पहले तो जोई खुश हो जाती है कि उसके पिता जिंदा है, जो को गुस्सा आता है और इसका शरीर वापस ग्लो करने लगता है और पूरी शक्तियाँ बाहर आके इसका शरीर जो है वो हवा में तैरने लगता है और काफी स्पीड के साथ वो जो कंटेनर रहता है शिपिंग यार्ड वहाँ पे चला जाता है। उस कंटेनर को पुलिस के पहले पता करके हवा में उसे लेके जाता है। जो के शरीर का फॉर्म पूरी तरीके से बदल गया था, एक मैग्नेटिक वेव के रूप में ही वो सुपर ह्यूमन की तरह बन गया था। ये सब कुछ नजारा देखने पर बेचारे जो नॉर्मल लोग थे वो देख के चौंक रहे थे, मतलब एक रियल सुपर हीरो उनके शहर में आया है। जो उस कंटेनर को जब हवा में लेके था तभी वो ब्लास्ट करता है, लेकिन इस ब्लास्ट के कारण एक जगह पे रेलवे का एक ब्रिज रहता है वो टूट जाता है और दूसरी जगह पे प्लेन भी क्रैश होने वाला था। और यहाँ पे जो पहली बार अपने पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो ब्रिज सही करता है और दूसरी जगह पे जो प्लेन रहता है उसे भी जमीन पे लैंड करता है। अब शुरू होती है दोस्तों फाइनल फेज। यहाँ पे कंट्रोल जोई और माइकल इन दोनों को किडनैप करता है और ये विजन जो है वो लैपटॉप के जरिए जो को दिखाता है और पहली बार जो अपने पावर्स का शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। वो लैपटॉप के थ्रू कंट्रोल और मिस सैबी का जो लोकेशन था उसे ट्रैक करता है। यहाँ पे कंट्रोल को पता था कि ये क्या करने वाला है, तो कंट्रोल उसे कहता है कि तुम्हें अब लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो क्यों ना तुम यहाँ पे आके अपने बेटी को बचाओ। तो जो कंट्रोल को कहता है कि अब मैं ऐसे फॉर्म में आया हूँ जहाँ पे मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और दोस्तों इमीडिएटली वो उठ के उस लोकेशन पे चला जाता है। यहाँ पे मामूली लोग भी देख के हैरान थे कि क्या हो क्या रहा है शहर में। वो जोई और माइकल को देखता है और एक सेफ बबल में उन दोनों को डाल देता है और पूरी अपनी पावर अनलीश कर देता है। इस पावर के कारण जितने भी लोग थे आसपास दोस्तों वो एक चुटकी में मारे जाते हैं और इसके हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ब्लास्ट होने लगते हैं। ये होने के बाद जो धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आता है और वो फाइनली अपने बेटी यानी जोई से मिलता है। जोई उसे देख के काफी खुश हो जाती है। पापा को जिंदा देख के वो उन्हें हक करती है। जो उसे वापस अपने घर लेके जाने वाला था, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे कंट्रोल को सिग्नल मिलता है जो जीआरबी थे वो अर्थ के पास आ गए हैं, यानी कुछ ही पलों के बाद अर्थ शायद मिट जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है। जो बाइनरी फेस हम अभी तक देख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि माइकल ही होता है। जी हाँ, जब साइंटिस्ट के बाद इसे पता लगता है कि जीआरबीज के कारण पृथ्वी नष्ट होने वाली है, तब वो अपना एक एन्क्रिप्टेड मैसेज कंट्रोल को देता है और उसका जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी मदद करता है। जोई के साथ भी रहने का एक जस्ट नाटक था ताकि वो जो और उसके फैमिली के और करीब आ सके, उनके बारे में जान सके। अब यहाँ पे जो की पावर तो आ गई थी लेकिन अभी भी वो इनफ पावर नहीं थी जो जीआरबी को रोक सके। इसीलिए कंट्रोल के कहने पर माइकल अपनी गन निकालता है और जोई को मार डालता है। जो उसे मरा हुआ देख के गुस्सा हो जाता है और वो माइकल को उधर ही मार डालता है और अपने बेटी का शव देख के गुस्सा होने के बजाय वो भावुक होने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम बहुत ही जल्दी ठीक होगी। ये देख के कंट्रोल को रियलाइज होता है कि नहीं, इसको और भी गुस्सा दिलाने की जरूरत है। इसीलिए उसकी दूसरी बेटी जोई को भी वो मार डालता है और उसकी जो क्लिप है वो जो को दिखाता है, जिसके कारण जो को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इतने जोरों से वो चिल्लाने लगता है। सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहते हैं वो जोरों से ऊपर की तरफ आसपास पूरी दुनिया में फैल जाती है। एक मानो तूफान ही आ जाता है, सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। आकार में वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि इस धरती के ऊपर भगवान के रूप में वो आ जाता है। वो इस धरती के हर एक चीज को देख सकता था, हर एक इंसान जीव जंतु को सुन सकता था। कंट्रोल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें
शक्तिशाली बनाया है, तुम्हें एक हायर पावर यानी एक ईश्वर भगवान मैंने बनाया है, तुम्हारे थ्रू मैंने एक ऐसा ईश्वर बनाया है जो इस पृथ्वी को आने वाले तूफान से बचाएगा, तुम अब जो चाहे वो कर सकते हो। जो इतना गुस्से में रहता है कि वो कंट्रोल को भी मार देता है, पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ऐसा आकार बन जाता है जो हमेशा के लिए धरती की बाहरी चीजों से रक्षा करेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें लाइब्रेरी वाले जो शब्द है उसका अर्थ समझ आता है। लाइब्रेरी वाले दिन माइकल को उसके नसीब के बारे में पता लगता है कि कैसे अपने शरीर के सेल खुद का बलिदान देके इन्फेक्शन या वायरस को मारते हैं, और वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल, माइकल, साबी इन सब ने खुद का बलिदान देके एक ऐसी चीज बनाई थी, एक ऐसा भगवान ईश्वर बनाया था जो आज धरती की रक्षा करने वाला था। हम देखते हैं अंतरिक्ष में GRB की जो किरणें रहती है वो धरती के नजदीक आती है, जो इन कॉस्मिक रे को खुद में कंज्यूम कर लेता है, सारी शक्तियों को वो खुद में समा लेता है। और दोस्तों वैसे ही धरती के इर्द गिर्द हम स्पेस का वो कलर देखते हैं जो किसी इंसान ने कभी देखा नहीं था या किसी साइंटिस्ट ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जो ईश्वर बन गया था उसके हाथ में ऐसी शक्तियां आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। वो अपने बेटियों को फिर जिंदा करता है। और आखिरी में दोस्तों हम जोई और रिया को गले लगाते हुए देखते हैं, और जो अपने इंसानी रूप में नहीं रहता, वो एक ऐसा आकार लेता है जो दिख नहीं सकता लेकिन धरती के हर एक कण कण में है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे आसपास है। जैसे कि ईश्वर या भगवान जिसे हम मामूली इंसान देख नहीं सकते लेकिन हमारी श्रद्धा से महसूस कर सकते हैं, वैसे ही जो को हम देख नहीं सकते बट वो जिंदा था। और दोस्तों ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के कंक्लूजन के बारे में। जैसे हमने लूसी मूवी में देखा था, जब लूसी अपना ब्रेन 100% यूज करती है और उसके बाद वो एक नॉर्मल आकार में नहीं रह पाती, वो धरती के हर एक जगह पे हर एक पल में थी, वो अतीत में थी, भविष्य में थी। वैसे ही यहाँ पे जो के एक्सपेरिमेंट के कारण दोस्तों वो एक ऐसे फॉर्म में बदल जाता है जो पास्ट देख सकता है, फ्यूचर देख सकता है, लेकिन हम इंसान उसे देख नहीं सकते। स्टार्टिंग में जो टूटता हुआ तारा दिखाई दिया है वो एक खुद का ही डिस्ट्रक्शन कर रहा था, उसका कंपैरिजन यहाँ पे जो के साथ किया गया है, जो एक डिस्ट्रक्टिव स्वभाव का इंसान था, खुद को और खुद के परिवार को हमेशा चोट पहुंचाता था। अनफॉर्चुनेटली मूवी को लोगों ने ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये मूवी स्मॉल बजट थी लेकिन इसका VFX देखने लायक है। मूवी को 5.5 IMDb पे रेटिंग थी। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।